अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त किसी एक बहरान से नहीं बल्कि बैक वक्त कई महाजों पर बहुत से मसाइल से दो चार है। सनत, ज़राअत और तिजारत सब अपनी अपनी जगह चीख रहे हैं, मगर इक़्तिदार के ऐवानों में अब भी तसल्लियों, रोड मैप्स और सब बेहतर हो रहा है कि बयानिए गर्दिश करते हैं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में साबिक वज़ीर सनत और तिजारत SM तनवीर का बयान दरअसल इसी इज्तिमाई चीख की नुमाइंदगी करता है जिसे बरसों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। SM तनवीर के अल्फाज में मुल्की इंडस्ट्री इस वक्त वेंटिलेटर पर है, इसे बचा लें। ज़रा सुनिएगा। अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ, खुदारा जल्दी फैसले करें। जो इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है उसको बचा लें, उसको निकाल दें वेंटिलेटर से। जो बंद हो गई है अब वो वापस नहीं चल सकती। ये महज एक जुमला नहीं बल्कि पाकिस्तान की पैदावारी मईशत का पोस्टमार्टम है। वो बताते हैं कि गुज़िश्ता 2 बरसों में 150 से ज़ायद टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो चुके हैं, जबकि एक सनती यूनिट लगाने में 3 नस्लें लग जाती हैं। ये तज़ाद इस निज़ाम की कमज़ोरी को अयां करता है जिसमें तबाही लम्हों में आ जाती है मगर तामीर दहाइयाँ मांगती है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री की जो तबाही है इसका बराह रास्त नतीजा बेरोज़गारी में इजाफे की सूरत में निकलता है, जिसकी पेशगोई आलमी इदारे भी कर चुके हैं। हुकूमत और इसके जो हामी हैं वो अक्सर स्टॉक एक्सचेंज की तेज़ी को माशी बहाली की दलील बनाकर पेश करते हैं, मगर जैसा कि SM तनवीर साहब निशानदेही कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना ज़मीनी मईशत की सेहत की ज़मानत नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज का इस तेज़ी का फ़ायदा सनतकार या मजदूर को नहीं। उन्होंने मज़ीद आदाद शुमार भी सामने रखे जो तशवीशनाक तस्वीर पेश करते हैं। ज़रा सुनिएगा। 140 से 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो गए हैं पिछले 1.5 से 2 सालों में, जो कि सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर थे। ये हिंद से रियासती मालियाती ढांचे की वो कमजोरी है जहां पे टैक्स तरक्की पर नहीं बल्कि कर्जों की दलदल में झोंक दिए जाते हैं, जबकि टैक्स नेट से बाहर रहने वाले बदस्तूर महफूज हैं। ताजिर ये नहीं कहते कि टैक्स ना लिया जाए, वो सिर्फ ये सवाल करते हैं कि जो नहीं देते उनसे क्यों नहीं लिया जाता। अब दूसरी जानिब किसान भी शदीद इस्तराब में मुब्तला है। किसान इत्तेहाद के सदर का ये शिकवा है कि हुकूमत ने गंदुम 2100 रुपए में खरीदी और अब वही गंदुम 4700 रुपए में फरोख्त हो रही है। जरा सुनिएगा कि एक तरफ आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल वो वेंटिलेटर पे है, दूसरी तरफ से इस मुल्क की पूरी ज़राअत वेंटिलेटर पे है। 2 सालों में 2200 अरब रुपए का काश्तकार को नुकसान हुआ, लेकिन आज वो गंदम 4700 में बिक रही है। हुकूमत कहाँ है? यहाँ इस अमर की निशानदेही होती है कि पॉलिसीज का बोझ हमेशा कमज़ोर तबके पर डाला जाता है। ज़राअत जो मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, अगर इसी तरह नज़रअंदाज होती रही तो ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और देही गुर्बत में मज़ीद इजाफा भी नागुज़ीर होगा, क्योंकि कीमत आखिरकार आम सारिफ अदा कर रहे हैं। हुकूमत की इस्लाहात जो हैं उसका सबसे बड़ा दावा सरकारी इदारों की बेहतरी था, मगर ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। मौजूदा हुकूमत के पहले मुकम्मल माली साल में सरकारी इदारों के खालिज नुकसानात हैं तकरीबन 300% बढ़कर 122.9 अरब रुपए तक जा पहुँचे हैं। ये अदाद शुमार वजारत ख़जाना ने खुद काबीना कमेटी में पेश किए, जो वादों और कारकर्दगी के दरमियान बढ़ते हुए खला को बेनकाब करते हैं। इसके साथ ही बिलाखिर जो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं उन्होंने भी ये तस्लीम कर लिया कि बुलंद टैक्स और महंगी तवानाई के बाइस जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान छोड़ रही हैं। नाज़रीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। SM तनवीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खालिद खोकर साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। खालिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले खालिद खोकर साहब से ही शुरू करना चाहूँगी। खालिद खोकर साहब, नून लीग की जब हुकूमत आई थी और जब वो नून लीग की हुकूमत आती है तो किसान दोस्त तस्वुर किया जाता है नून लीग की हुकूमत को, और जब भी खिताब भी सुनने को मिलता है, जब भी कोई गुफ्तगू करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब गुफ्तगू कर रहे थे भी 2 हफ्ते पहले, तो इजलास में उन्होंने क्या कहा था कि जी किसान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तो जब किसान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, नून लीग दावा भी करती है, तो फिर किसान खुश क्यों नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली इशू ये है, किसान का हुकूमत से मसला नहीं, किसान को उसकी पैदावारी लागत नहीं मिल रही, यानी कि यहाँ तक है कि उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसको वापस तो किसने लेके देनी है? रही और फसलों का रेट इतना कम हो चुका है तो किसने लेके देनी है? पैदावारी लागत, किसानों का मसला हल किसने करना है? देखें जी, हुकूमत का काम है ना। तो फिर आप कह रहे हैं हुकूमत से आपको मसला ही नहीं है, ये जो आपका गिला है ये किससे है? मुझे अगर 1 मिनट बात करने देंगी। असल प्रॉब्लम शुरू हुआ है गंदम से। अच्छा, गंदम की गलत मार्केटिंग की वजह से और उसको डीरेगुलेट करने से ये सारा मसला पैदा हुआ है कि कभी डीरेगुलेट किया गया, कभी रेगुलेट किया गया, क्योंकि गंदम हमारी एक मेजर फसल है, तमाम फसलों का इंजन है। गंदम की फसल ठीक होगी तो बाकी फसलें ठीक होंगी।
उसकी मिसाल ये है कि जब हमें गंदम का रेट 3900 मिला तो हमने आपको ग्रोथ दी 6.25। जब हमें गंदम का रेट नहीं मिला तो मेजर फसलों की हमने इस साल आपको पिछले साल ग्रोथ दिया -13.49। हुकूमत को यही बात सोचनी चाहिए कि अगर गंदम का रेट नहीं मिलेगा तो बाकी फसलें भी ठीक नहीं होगी। उसकी वजह यह है, अब जब गंदम का रकबा खाली हुआ है, जब वहाँ पे कमी काश्त में कमी आई है तो वहाँ पे आलू काश्त हो गया, गोभी काश्त हो गई, ये ज़्यादती हो गई। यानी कि पहले हम आलू उगाते थे मैक्सिमम 8 मिलियन टन, इस दफ़ा 12 मिलियन टन है, पिछली दफ़ा 9.8 मिलियन टन था। अब 12 मिलियन टन की खपत कहाँ पे हो गई? फिर एक्सपोर्ट रुक गई, बॉर्डर बंद हो गया, उससे भी प्रॉब्लम हुआ। इस वक्त काश्तकार के तो बहुत ही बुरे हालात हैं। जिस तरह एसएम तनवीर साहब ने फरमाया था 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे है, तो मैं ये समझता हूँ ये तो बिल्कुल जो ज़राअत है वो मरने के करीब है। वेंटिलेटर से भी काम आगे जा चुका, वेंटिलेटर भी इसको काम नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत उस तरफ सोच ही नहीं रही, देखे ना। और फिर यह है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर अब आप तरजीहात खुद देखें, इन 3 सालों में 12वां फेडरल सेक्रेटरी है फूड सिक्योरिटी का। आप खुद अंदाजा कि कहाँ पे क्या काम हो सकता है। एक इंडियन आर्टिस्ट थी समिता पाटिल, तो उसको कैंसर हो गया, तो उसकी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी, वो लिखती है कि जब मुझे मालूम हुआ जीवन किया तो जीवन नहीं रहा। तो जब हमारे फेडरल सेक्रेटरी को पता चलता है ज़राअत क्या है तो वो ज़राअत में नहीं होता। इसी तरह हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो डीपीपी है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। एसएम तनवीर साहब इसको समझते हैं। अब उसमें आकर नॉन टेक्निकल लोग बिठा दिए गए डीजी ऊपर, और मैं उसका पूरा डेटा प्रोवाइड कर सकता हूँ कि जब भी एक कोई नॉन टेक्निकल बंदा आके बैठा है तो आपकी एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। अब आप ये देखें ना कि एक्सपोर्ट में कोई 2-3 बिलियन डॉलर का फ़र्क पड़ गया है और आपकी इंपोर्ट बढ़ गई है। यानी कि इस वक्त कॉटन की इंपोर्ट को 300% बढ़ गई और अगले साल कपास पाकिस्तान में बहुत कम कास्ट होगी, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। दोनों का यही मसला है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी यही मसला है कि हमारे पास पैदावारी लागत में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है रीजन के साथ। तो इसी तरह टेक्सटाइल का भी यही मसला है, ज़राअत का भी यही मसला है, दोनों का यही मसला है इस वक्त। तो हुकूमत को चाहिए, हुकूमत बैठे इसके ऊपर बैठ के सोचे कि काश्तकार को किस तरीके से उसका जो ज़राअत का शोबा है वो बाइज्जत और मुनाफा बख्श बनाया जाए। पहले गंदम का काश्तकार मारा गया, कपास का काश्तकार मारा गया, अब आलू और किन्नू का काश्तकार मारा जा रहा है। अब आलू के काश्तकार की तो इतनी तबाही हो चुकी है, अब आप ये देखें कि उसका आलू आप सुन के हैरान हो गई कि मैक्सिमम 10 रुपये किलो बिक रहा है। हाँ, एंड कंज्यूमर जो खरीद कर रहा है वो भी मर रहा है। एंड कंज्यूमर वो आज भी अगर आप गुलबर्ग लाहौर में आके खरीदें तो वो 70-80 रुपये होगा। ये हमारा मार्केटिंग मैकेनिज्म है। यानी कि मोहतरमा सलमा भट्ट साहबा काश्तकारों के खिलाफ तो बातें करती रहती हैं, यानी कि काश्तकार का इस्तेसाल करती हैं अपने अगर उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो ज़ीरो से भी कम है। मैं वाज़ेह कह रहा हूँ, ज़ीरो से भी कम है, क्योंकि उसे ज़राअत का नहीं पता। अब मैं तो हुकूमत से इस वक्त रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए ये मार्केटिंग जो है ना वापसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दे दे, इनका काम नहीं है। या अगर ये मिनिस्ट्री अलग रखनी है प्राइस कंट्रोल की तो उसके ऊपर कोई अहल बंदा आके बिठाएं जो कम से कम ये काम चला सके। चंगेज़ खान के हिस्टोरिकल वर्ड है, उसने कहा था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक दफ़ा भी जुल्म नहीं किया। सुनने वाले हैरान शश्ता रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए वो कहता मैंने जुल्म नहीं किया। तो उसने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ में किसी लाई के ऊपर नालायक नहीं बिठाया। अब जिन लोगों को ज़राअत का पता ही ना हो, जिनके ख़ानदान में कभी ज़राअत ना हुई हो, उनकी मार्केटिंग का पता ना हो, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता ना हो, उसकी रिसर्च के बारे में ना पता हो, ये ना पता हो कि कितनी फसल हो रही है कितनी नहीं हो रही है, अगर वो हमारी मार्केटिंग संभालेंगे, मंडियों में पहुंच के वो रेट को कंट्रोल करेंगे तो उस वक्त वहां पे ज़राअत नहीं हो सकती। ठीक है, अब आपके सामने जब गंदम को डीरेगुलेट किया गया, ठीक है, खोकर साहब, ठीक है जी आपने डीरेगुलेट खोकर साहब मैं आपके तो दोबारा आती हूं, ठीक है, मैं आपको दोबारा, तो बाकी मेहमानों को सामने इसको ठीक है, ठीक है, अगर डीरेगुलेट करना है तो एंड टू एंड डीरेगुलेट किया। चलिए जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने कहा मैं खुल के जरा आपका बयानिया सुनूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका मौकिफ क्या है इस हवाले से। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप इसको एनालाइज फिर कीजिएगा। बीइंग अ सीनियर माहिर मईशत के आप इकोनॉमी को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और हर खबर पे नज़र भी रखते हैं। लेकिन आपसे पहले मैं ज़रा एसएम तनवीर साहब की तरफ जाना चाहूँगी। एसएम तनवीर साहब, आपको मैं सुन रही थी, आपने ये फरमाया कि जी जो मुल्की सनत है, इंडस्ट्री अभी इस टाइम पर वेंटिलेटर पर है, और अभी खालिद महमूद खोकर साहब को भी आप सुन रहे होंगे, उन्होंने आपको कोट भी किया और ये भी फरमाया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट किया और साथ ये भी फरमाया कि वेंटिलेटर पर भी अब नहीं है, वेंटिलेटर से भी आगे निकल गई। तो वेंटिलेटर से जो आगे निकल जाता है मामला, तो वो तो फिर आपको पता है कहाँ तक चला जाता है। वेंटिलेटर पे फिर भी थोड़ी उम्मीद होती है कि बहाल हो सकता है, कहाँ तक ये मामला चला गया है, और क्या ये अभी की हुकूमत की पॉलिसी को हम कह सकते हैं मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, यही पहले से सूरत हाल चली आ रही है और एक कंसिस्टेंसी से इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक नहीं हो पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, मैंने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2026 उस पे बात की। लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और अनएम्प्लॉयमेंट ठीक इज द है। प्राइमरी रिस्क फेसिंग पाकिस्तान। अब ये जो बात, अब पहले कई साल से, पिछले 1.5-2 साल से शोर मचा रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, हालात ठीक नहीं है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर चला गया है, बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटी है। अब पूरी दुनिया भी बोल रही है, आईएमएफ की भी आपने देखा 169 पेजेस पे जो रिपोर्ट आई है वो क्या बात कर रही है। एक जो हमारे फील्ड मार्शल साहब, जो अभी एक जंग जीती हमने, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं मार्का हक तो हमने जीत लिया है, अब मार्का मईशत जीतना है। अब मार्का मईशत जीतने के लिए हमने क्या काम करने हैं? अब उन्होंने तो अपना काम करके दिखा दिया, दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत भी हो रही है, हमारे मुल्क में टैरिफ भी कम हुए, सब कुछ हुआ, बट फिर इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? उसकी वजह है कि हमारी 38% कॉस्ट बढ़ गई है, हम रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। अब ये बात बच्चे बच्चे को मालूम है, इतनी सिंपल सी बातें हैं, बट हम जब बात करने जाते हैं तो इतनी हाईटेक बातें करते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। हम सिंपल बात कर रहे हैं। अब हुकूमत का काम है, ये हुकूमत का काम है कि इसको इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो पता चलता है वो आईएमएफ आ गया। भाई, आप बंद कमरे में बैठ जाएंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा ना। बिजली अगर इतनी महंगी है, इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, टैक्सेशन सिस्टम इतना ज्यादा है, तो कैसे चलेगा? मुझे तो लगता है कि हमारी जो हुकूमत है वो बैंकों के लिए चल रही है। जो टैक्स जमा करती हैं वो जाके बैंकों को दे देते हैं। जो 2021 तक, जब से पाकिस्तान बना वब से लेके 2021 तक जो बैंक में डिपॉजिट था, जो आपने और हमने डिपॉजिट किया, वो 21 ट्रिलियन रुपए था। अब ये पिछले 3 सालों में 36 ट्रिलियन रुपया हो गया। पूरी कौम सूदी बन गई है, बैंक में पैसा रख के सूद खाती है, काम कोई नहीं कर रहा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्यों नहीं हमारे को समझ? हमने हाई कॉस्ट इंटरेस्ट क्यों रखा हुआ है? बहुत सिंपल सी ये बातें हैं, इसको हम ठीक कर लें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। जो हम बार बार कहते हैं कि मार्का हक तो जीत लिया, मार्का मईशत जीतना है, इसी पे हम शोर मचा रहे हैं। और हम कह रहे हैं जो इंडस्ट्री की आपने बात की, जो इंडस्ट्री कब्रिस्तान बन गई है, वापस नहीं चल सकती। वो तो लोहे की कीमत पे बस बिक गई, खत्म हो गई बात। 150 स्पिनिंग मिलें बंद हो गई, टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो गए। जो अभी खोकर साहब ने कितनी इंपॉर्टेंट बात की है, लोग उसको समझ ही नहीं रहे। एक EFS स्कीम आ गई है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम। अब ग्रोअर भी उस मार दिया उसने, स्पिनर को भी मार दिया, वीवर को भी मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा है, वो सारा का सारा धागा कपड़ा बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान में तबाही हो गई उसकी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आप तो खुलकर तनकीद करते हैं, कोई भी हुकूमत हो, मईशत के हवाले से, माशी पॉलिसीज़ के हवाले से। मुझे आज तक एक चीज़ समझ नहीं कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो आते बहुत ही बुलंदोबांग दावे कर लेती है, ऐसे दावे कर देती है, ऐसे ख्वाब दिखा देती है कि जो कि अचीव करना शायद उनको खुद भी पता होता है कि मुश्किल है। अगर वो इतने ज़्यादा दावे ना किए जाएँ तो मेरे ख्याल से तनकीद की जद में भी ज़्यादा हुकूमत ना आए। आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता जी। बिकॉज अगर वो नहीं करेगी तो फिर आप उनको वोट नहीं देंगे। उनका इलेक्शन जीतना है, ठीक है, बाकी वो सब हेर फेर है। चले दावे थोड़े कंट्रोल में रह के कर लिए जाए ना डॉक्टर साहब, के बाद में तनकीद ना हो। इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए जाते हैं, फिर आप उसका आधा भी अचीव नहीं कर पाते। फिर वो दूसरी पार्टी जो है वो ख्वाब दिखाने लगती है, फिर उसको वोट डालने लगती है। क्योंकि पाकिस्तानी वोटर जो है वो भी तो ख्वाब के पीछे वोट डालते हैं ना। या तो हम सोच समझ लें कि बहुत ख्वाब दिखाएं अपनी सियासी जमातों ने, अब ख्वाब ना दिखाएं, आप कुछ करके दिखाएं जी। अच्छा, ऑन अ मोर सीरियस नोट, देखिए पहले एग्रीकल्चर के हवाले से कहा गया, मुझे महसूस ये हुआ कि चाहे हमारा वो एग्रीकल्चरिस्ट हो या हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो चाहता ये है कि अपने हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे और हुकूमत आके उसका माल बना दे। देखिए ऐसे नहीं होता दुनिया भर में। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, 2 बड़ी फसलें हैं जिनमें गंदम है और गन्ना है। इनमें हुकूमत इंटरवेंशन करती है, हुकूमत रेट फिक्स करती है, हुकूमत कोटा फिक्स करती है, और सारे साल बाकी 25 करोड़ पाकिस्तानी रोते रहते हैं। गंदम महंगी मिलती है, चीनी महंगी मिलती है, चीनी खत्म हो जाती है। एक फसल ऐसी है जो चावल की है, जिसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, हुकूमत किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करती।
कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान में चावल की कमी हुई हो? हर साल हम 2 से 3 बिलियन डॉलर की चावल की एक्सपोर्ट कर डालते हैं। तो इसका सबक ये है कि आप हुकूमत से ना मांगे, हुकूमत से ये मांगे कि वो हमारी फसल से निकल जाए। हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना, उसका काम बिजनेस करना नहीं है, उसका काम गंदम की फसल की फिक्सेशन नहीं है, उसका काम गन्ने की फसल फिक्स करना नहीं है। तो जब हुकूमत निकल जाएगी तो फिर बाकी फसलें जो हैं वो भी चावल जैसी हो जाएंगी, उनकी कमी भी नहीं होगी, उनकी कीमत भी नहीं बढ़ेगी और हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी होगा। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर आज देखिए, जो क्रिटिसिज्म है वो तो बिल्कुल वैलिड। बिजली बहुत महंगी है पाकिस्तान में, 100% दुरुस्त कह रहे हैं। टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है, ऐसे मुनीर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमारे यहाँ टैक्स का रेट तकरीबन हमारे जो कंपेरेटर है उनसे 2 गुना ज्यादा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। हमारे जो टेक्सटाइल मिल के मालकान हैं वो या सूतर बनाते हैं या बेडशीटें बना देते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। वो ना अपनी मशीनरी को मॉडर्नाइज करते हैं, ना वो कोई रिसर्च के उन्होंने इदारे बना रखे हैं कि वो ऐसी कौन सा नया प्रोडक्ट है, कौन सा किस चीज की डिमांड है दुनिया में, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें शायद बिजली का इस्तेमाल कम हो, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें वैल्यू एडिशन हो। अब आप सोचिए जरा कि 16 ममालिक मैंने गिने, उनमें लिबिया है, अजरबैजान है, सूडान है, इराक है, नाइजीरिया है, ये सारे मुल्क लगे हैं पाकिस्तान के JF-17 खरीदने के लिए, हमारा असला खरीदना चाहते हैं। तो दुनिया भर अगर तैयार है हमारा असला खरीदने के लिए, तो हमारे जो टेक्सटाइल मिल के मालकान हैं, हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो भी कोई अपनी रिसर्च करें, कोई अपनी मॉडर्नाइजेशन करें, कोई अपने ऊपर गौर करें, ना सिर्फ के सारा कुछ हुकूमत पे डाल दें कि हुकूमत ये करेगी तो फिर कुछ सवाल बने। चलें जी, ब्रेक के बाद तीनों मेहमान मेरे से मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर फारूक सलीम, SM तनवीर और खालिद खोकर तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का आपका कीमती वक्त निकालने के लिए। खालिद खोकर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छा खोकर साहब, हम तनकीद तो करते हैं, गिले शिकवे भी सामने रखते हैं, हमारे जो मसाइल है, रिजर्वेशन हैं, उनका इजहार भी किया जाता है, लेकिन सोल्यूशन पे कोई बात नहीं करता। इसका हल कैसे निकाला जा सकता है, अजाला कैसे मुमकिन हो सकता है किसी भी चीज़ का? तो अब आपके मुताबिक सोल्यूशन क्या है, सूरत हाल का क्या समझ आती है, कैसे ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया। हमें दुनिया को देखना चाहिए, दुनिया अपनी ज़राअत को कैसे आगे लेके गई है। अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हुकूमत को इसमें नहीं होना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ हुकूमत को मार्केटिंग में नहीं होना चाहिए। और हुकूमत यही हमारे साथ ज्यादती करती है कि जब डीरेगुलेट करने के बाद जब हम अपनी फसल बेच बैठते हैं औने पौने दामों, उसके बाद हुकूमत उसको रेगुलेट करने आ जाती है। ये हुकूमत ने आटे का रेट तय करना, रोटी का रेट तय करना, बैनुल सूबाई पाबंदी लगाना, बैनुल अज़लाई पाबंदी लगाना, ये टोटल गैर कानूनी काम जो हुक्मरान ने किया, जिससे काश्तकार मर गया बिल्कुल ही। मैं ऐसे हम क्या एक चीज़ देखें कि पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज सब्जेक्ट नहीं है। क्या हुकूमत उस पर सब्सिडी देती काश्तकार को? क्या हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, इसी रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन काश्तकार को अगर यूरिया मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 884 रुपये की और हमें मिलती है 4300 की। इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज़ में DAP मिलती है 4000 की और हमें मिलती है 15000 रुपये की। इंडियन काश्तकार को बिजली का यूनिट मिलता है फ्री, 8-10 घंटे डेली मुफ्त से बिजली मिलती है ज़राअत के लिए। हमारा 40 से 50 रुपये यूनिट है। वहाँ पेस्टिसाइड पे सब्सिडाइज है, डीजल सब्सिडाइज है। पाकिस्तान में तो किसी किस्म की उसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है। पाकिस्तान में हमारे पास तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर यह है कि हमारा को मार्केटिंग, फ्यूचर मार्केटिंग नहीं यहाँ पे। क्या इंडियन काश्तकार को अभी जो बता रहे थे, इंडियन काश्तकार को जो अभी हमने गंदम सो की है 25 में और 26 में उसको हार्वेस्ट करेंगे, इंडियन काश्तकार को इंडियन हुकूमत ने अगस्त 2024 में रेट उसका स्पोर्ट प्राइस अनाउंस कर दी थी। काश्तकार को पता हो कि वो 1.5 साल बाद ये चीज़ काश्त करेगा, उसको ये रेट मिलेगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इन्होंने चीनी की बात की, तो बिल्कुल हम डीरेगुलेट के हक में, उसको डीरेगुलेट करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर उसको रेगुलेट कर दिया जाता है। हुकूमत की जब बारी आती है, हुकूमत उस पर रेट कंट्रोल करने शुरू कर देती है। तो ये बातें ये है कि ये सब बैठ के बातें तय करने वाली हैं।
हाँ, पाकिस्तान में एक चीज जो ज्यादती हो रही है कि ज़राअत के ऊपर, गंदम के ऊपर, चीनी के ऊपर यहाँ पे सियासत होती है। दुनिया के किसी मुल्क में फूड के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होती। दुनिया में तमाम ममालिक में अपोजिशन हुकूमत मिल बैठ के ज़राअत की पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। अब दुनिया को ले, मैं डॉक्टर साहब के मुताबिक बात करूंगा कि रिसर्च का बजट क्या रखती है। एक मिनट साहब, दुनिया रिसर्च का, एग्रीकल्चर की रिसर्च का बजट क्या रखती है? हमारा एग्रीकल्चर की रिसर्च का बजट है एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18। अगर आप ब्राजील को ले लें तो उसका 1.75 है, इसीलिए चंद सालों में वो आगे चला गया। हमें तो सीड का मसला है, मार्केटिंग का मसला है, हमें यानी हमारे लिए दो सबसे बड़े इशू है। आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बाकायदा एक प्राइस कमीशन बनाए हुकूमत, जिस तरह बाकी तमाम ममालिक में है प्राइस कमीशन, कि काश्त करने से साल 2 साल पहले उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देख के 25% प्रॉफिट के साथ काश्तकार का रेट बनाया जाए। सॉरी, मैं खोकर साहब आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ। जैसे आप बड़ी एक अहम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स इस इशू पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ सबको एक पेज पर होना चाहिए। मैं आपकी बात से बड़ा अग्री भी कर रही हूँ, लेकिन ये बात जो पॉलिसीज बना रहे होते हैं, जो बैठे होते हैं वहाँ पे, उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती। यानी आप टीवी पे बैठ के बात बता रहे हैं, इतनी अच्छी तजावीज़ भी दे रहे हैं, तो जिनका काम है ये तो नहीं हो सकता उनको समझ नहीं आ रहा। देखिए ना, उन्हें चाहिए कि उस मिनिस्ट्री के ऊपर ऐसे अहल बंदे को बैठाएं जिसको उसके बारे में पता हो। ठीक है, वो ज़राअत को समझते हों, मार्केटिंग को समझते हों, उन्हें तमाम उस ज़राअत की अहमियत का अंदाज़ा हो। अब किसी को उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नहीं पता, उसकी रिसर्च के बारे में नहीं पता, काश्तकार की पैदावारी लागत का नहीं पता, वो क्या करेंगे? उन्होंने तो एक चीज़ की खुशी बनाई कि हमने रोटी 14 रुपए की कर दी। यही एक बात की कि रोटी 14, हमने गंदम हमने सस्ती कर दी, 1900-2000 में बिक गई है। यानी कि उन्होंने इस चीज़ को कैश करने की कोशिश की। ये नहीं सोचा कि काश्तकार की पैदावारी लागत क्या है, उससे मुल्क को नुकसान क्या होगा। अब आपके सामने जो इस साल का नुकसान, मैं 1 साल का नुकसान बता रहा हूँ, आपकी 90% चिल्ली की एक्सपोर्ट में कमी आई है, मिर्च की एक्सपोर्ट में 70% मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आई है, कुछ 40% फ्रूट वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में कमी आई है। अब 30-35% पहुंच गई यकदम इसकी चावल की एक्सपोर्ट में कमी आ गई है। और अगर कॉटन की इंपोर्ट में है तो 340% इजाफा हुआ है। एसएम तनवीर साहब बैठे हैं, जब हमारे मिनिस्टर हैं, हमने मिल के काम किया है। 1 साल में हमने मिल के कोशिश करके तकरीबन पैदावार को डबल किया था, कॉटन की पैदावार को, वो वापस हाफ हो गई, आधी रह गई है इस वक्त। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि तरजीहात ना होने की वजह से क्या होता है। अब आपकी, मैंने 92 में काश्तकारी शुरू की थी, हमारी कपास की प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया था 1 करोड़ 10। आज इंडिया 4 करोड़ पे चला गया है और हम 5.3 मिलियन पे, यानी कि 53 लाख पे। चलिए एसएम तनवीर साहब से मैं समझूंगी कि इसकी क्या वजह है। जी एसएम तनवीर साहब ये फरमा रहे हैं, उन्होंने आपको कोट भी किया, तो क्या वजह फिर समझ आती है आपको इसकी? देखिए, खोकर साहब का ये कहना है कि जिस चीज पे तवज्जो दी जाएगी वो ठीक हो जाएगी। जैसे इन्होंने कहा कॉटन क्रॉप डबल हो गई, उन्होंने उस ही एरा की बात की जब 6.25% एग्रीकल्चर ग्रोथ आई, क्योंकि हमने, खोकर साहब पूरी टीम ने मेहनत की। अगर 6.25% एग्रीकल्चर ग्रोथ आए और अगर 4 साल ऐसे ही रहे तो आपका मुल्क क्राइसिस से निकल जाएगा। देयर इज नो क्राइसिस। ये क्राइसिस हमने क्रिएट किए हुए हैं, ये राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हमने बिठाया हुआ नहीं है। इसी तरह से मैं जो रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहा हूं, देखिए, आप बैंक में पैसे जमा करा दें, नॉन फाइलर बैंक में पैसे जमा करा दें, उस पर कोई टैक्स नहीं है, नो क्वेश्चन आस्क है। वही पैसा अगर वो कारोबार में डाल दे या रियल एस्टेट में डाल दे तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। अब रियल एस्टेट जो बिजनेस है उसमें हम ये नहीं बोलते कि फाइलें बेचे, हम उसके एक्सट्रीमली खिलाफ है। हम कहते हैं घर बने, 8.25 लाख घरों की शॉर्टेज है हर साल, और हाई राइज बिल्डिंग्स बने। वो अगर बनती हैं तो 40 इंडस्ट्री है जो उसके साथ मुंसलिक है, सीमेंट है, स्टील है, एल्यूमिनियम, केबल, पाइप, टाइल्स, फर्नीचर, फला 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 फला। अगर वो सारा हम सही तरह से फोकस करेंगे, ये हर किस्म की इंडस्ट्री चलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी ना। जैसे मैंने आपको ऊपर कोट की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो अनएम्प्लॉयमेंट की खतरे की घंटी बज रही है, उसको हमने खत्म तो करना है। तो उस पर रियल एस्टेट बिजनेस चलाएं, उसमें एसएमई सेक्टर्स को चलाएं, हर सेक्टर को चलना चाहिए है। तो हम इसीलिए फोकस्ड हुए हैं कि उस पर हमको मेहनत करें। अब आपसे मैं बात करता हूं बैंक इंटरेस्ट की, तो बैंक इंटरेस्ट जब सीपीआई इंडेक्स हमारा 2.7% दिसंबर का है, तो 10.5% बैंक इंटरेस्ट क्यों है? थाईलैंड में 1.75 है। मैं रीजन आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें रीजन से कॉम्पीट करना पड़ता है। ताइवान में 2% है, चाइना में 3.45% है, इंडिया इंडोनेशिया में 5.25% है।
अब जब इतना हाई कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट हम पे करते हैं तो आप देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। 11.7 ट्रिलियन रुपए हमने टैक्स कलेक्ट किया लास्ट ईयर और 8 ट्रिलियन रुपए हमने उसको सूद में यानी कि हमारी हुकूमत ने बैंकों को पे कर दिया। यानी कि 68% अमाउंट जो हमने टैक्स की कलेक्ट की वो जाकर बैंकों को पे कर दी। अब आप बैलेंस शीट स्टॉक एक्सचेंज उठा लें तो वहां पर बैंकों के शेयर कहीं से कहीं चले गए, बैंकों के नफे कहीं से कहीं बढ़ गए। तो ये जो टैक्स कलेक्ट हम कर रहे हैं उसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ के जा रही है, क्योंकि ये 55 to 65% टैक्स लग गया हमारे पे। वो मुल्क में इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो पैसा हम कलेक्ट करके जाके बैंकों को दे रहे हैं। तो ये हमें समझ नहीं आ रही। हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम ही गलत है। जब सीपीआई इंडेक्स कम है तो इनको ड्रास्टिकली इंटरेस्ट को कम करना चाहिए। हम स्टेट बैंक को बार बार अपील करते हैं कि इसको सोचे, उसको इकोनॉमी को ठीक करे। इसीलिए हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये काम गलत हो रहा है। ठीक है जी। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, जब ये चीज़ें पता है कि चीज़ गलत हो रही है, फिर इसका हल क्या है, उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं है, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं है, और वाकई जब सनतकार, किसान सब सरापा तजाज हैं, फिर आम जो लोग हैं, आम आवाम जो हैं वो भी कहते हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। टैक्स जो जॉब करते हैं वो तो टैक्स देते हैं, हमें तो सैलरी टैक्स कट के मिलती है और बड़ा बड़ा हम टैक्स देते हैं, लेकिन तकरीबन आधी से थोड़ी सी ज़्यादा आपको सैलरी मिल रही होती है, आपकी सैलरी का आधे से थोड़ा सा कम कर लें कि आपका कट रहा होता है। तो जो लोग जॉब नहीं करते, जो लोग पैसे जिस तरह बचा रहे होते हैं, हेर फेर कर रहे होते हैं, वो टैक्स नहीं पे कर रहे होते। हमेशा कहा जाता है उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, लेकिन सॉरी टू से कोई भी नहीं ला पा रहा होता। देखिए, एक तो बात 100% दुरुस्त है कि हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स देता है और उसके ऊपर टैक्स का बोझ बेतहाशा है। मसला पाकिस्तान के अंदर टैक्स का नहीं है, मसला हुकूमती अखराजात और हुकूमती नुकसानात का है। फोकस हम कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन के ऊपर, मसला जो है वो हुकूमती अखराजात का है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सोचिए कि मर्ज जो है, जो बीमारी है वो दिल की है। हम सोच रहे हैं कि गुर्दे का इलाज करता चले जाएं। अगर गुर्दे का इलाज करते करते चले जाएं, बीमारी दिल की हो तो बीमारी दूर नहीं हो पाए। एक तो ये बुनियादी फोकस जो है हुकूमत का वो गलत है। दूसरा, हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले हैं, सनती शोबे वाले हैं, जो एग्रीकल्चर शोबे वाले हैं, वो उनका ख्याल है कि हमें बेतहाशा सब्सिडीज मिलनी चाहिए क्योंकि बाकी दुनिया की बड़ी सब्सिडीज मिल रही हैं। देखिए, वफाकी हुकूमत की इस साल की आमदन 17,000 अरब है और उसके अखराजात 25,000 अरब के। ठीक है, 8,000 अरब का खसारा है। अगर तो कोई ये इस उम्मीद से है कि हुकूमत हमें सब्सिडी दे देगी, तो सब्सिडी देने के तो यहाँ पे आप समझिए कि पैसे ही नहीं एग्जिस्ट करते। दूसरा, जरा गौर करें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कि 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनको इस वक्त 200 रुपए से जायद की किलो चीनी मिलती है। पाकिस्तान से कोई 8,000 इंसानियत रहती है, 8,000 अरब इंसानियत पाकिस्तान से बाहर रहती है, उनको 100 रुपए की चीनी मिलती है। हमें 200 रुपए से ज्यादा की क्यों देता है ये एग्रीकल्चर सेक्टर? 500 अरब रुपए का सालाना की बुनियाद के ऊपर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को टीका लगता है, सिर्फ चीनी की बुनियाद के ऊपर। तो वो दोबारा से जो मैं कह रहा था कि हुकूमत को चाहिए कि मुकम्मल तौर पे डीरेगुलेट करे। चीनी की इंपोर्ट हो, चीनी की एक्सपोर्ट हो, गंदम की इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, ये फ्री मार्केट डिसाइड करे कि इसकी कीमत क्या होनी है, कितना एक्सपोर्ट होगा, कितना इंपोर्ट होगा। हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, दोबारा से उसका काम प्राइसेस फिक्स करना नहीं। फ़ारूक साहब और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती जबर और तासुब का नया बाब। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया कि वहाँ पे दाखिला लेने वाले तलबा की अक्सरियत मुसलमान थी। ये मोदी फाशिज्म की वाज़े मिसाल है कि आज के भारत में मैरिज कानून और आइन सब मजहबी इंतहा पसंदी के ताबे कर दिए गए हैं। ये जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इसकी बंदिश महज एक इंतजामी फैसला नहीं है, बल्कि एक गहरी नजरियाती बीमारी की अलामत है। ये वो इदारा था जहां पे दाखिले पूरे भारत में नाफिज जो मरकजी मुकाबले के इम्तिहान है उसके जरिए हुए थे। 50 में से 42 मुस्लिम तलबा कामयाब हो गए और ये इस बात का सबूत भी था कि कश्मीरी नौजवान तमाम तर सियासी दबाव और समाजी रुकावटों के बावजूद तालीमी मैदान में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। मगर यही कामयाबी हिंदुत्व ज़हनियत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गई। चुनाचे शोर मचाया गया, नारे लगे, कॉलेज के दरवाजे पर हुजूम इकट्ठा हुआ और ये सवाल
सवाल उछाला गया कि मुसलमान यहाँ आए कैसे, और यूं मैरिज को मजहब में तब्दील कर दिया गया। हिंदू इंतहा पसंद गिरोहों का ये दावा कि चूंकि इदारा मंदिर के चंदे से जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पे सिर्फ हिंदू तलबा का ही हक बनता है, खुद भारत के सेक्युलर आइन पर एक कलंक है। तालीमी इदारा किसी एक मजहब की जागीर क्या बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। अगर ऐसा ही सुलूक दुनिया भर में हिंदू तलबा के साथ किया जाए तो फिर ये जो अगर मंतक है तस्लीम कर ली जाए तो फिर भारत में मौजूद सैकड़ों सरकारी और नीम सरकारी इदारों को मजहबी बुनियादों पर मेरे ख्याल से बांटना पड़ेगा। हालांकि इस इदारे को 2017 के बाद करोड़ों डॉलर की सरकारी इमदाद मिली। ये इदारा रियासती कवानीन के तहत कायम हुआ। इसमें एडमिशन के लिए जो मरकज़ी इम्तिहान है उसके ज़रिए एडमिशन हुए। तो फिर एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अगर कल को कोई हिंदू तालिब इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरिट पर एडमिशन लेता है तो क्या फिर उसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा? और बेशर्मी की ज़रा इंतहा देखिए कि जिस तरह बांग्लादेश के खिलाड़ी को हिंदू इंतहा पसंदी का निशाना बनाया गया, वैसे ही नेशनल मेडिकल कमीशन ने हिंदू गिरोहों के एहतजाज पर अचानक जो मयार की कमी है उसका घटिया जवाब पेश करते हुए इदारे की मंजूरी ही वापस ले ली। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई तदरीसी अमला और सहूलियात नाकाफ़ी थीं तो फिर इजाज़त दी ही क्यों गई, और अगर इजाज़त जायज़ थी तो फिर ये अचानक से नाअहली कैसे सामने आ गई? ये मयार उस वक्त याद आया जब मुसलमान जो तलबा हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो गई, और ये वाक़या किसी एक कॉलेज तक महदूद नहीं है। ये मोदी हुकूमत के उस मुनज़्ज़म बयानिए का हिस्सा है जिसके तहत मुसलमान भारत में दूसरे दर्जे के शहरी बनते जा रहे हैं। कभी शहरियत के कवानीन के ज़रिए, कभी हजाब पर पाबंदी, कभी मसाजिद की मसमारी, कभी मुस्लिम नामों से वाबस्ता कारोबार का बॉयकॉट, और अब तालीम के दरवाजे भी बंद किए जा रहे हैं। कश्मीर में ये सूरत हाल और भी संगीन है, जहां पहले ही आइन की दफ़ा 370 जो है उसको ख़त्म करने के बाद कश्मीरियों की शनाख्त छीनी गई और फिर सियासी क़यादत को जेलों में डाला गया, मीडिया को प्रोपेगेंडे पर लगा दिया गया, और अब कश्मीरी नौजवानों के मुस्तकबिल पर भी ताले लगा दिए जा रहे हैं। ये सवाल इंतहाई अहम है यहाँ पे कि अगर मुसलमान मैरिज पर आगे आ जाएं तो फिर रियासती मशीनरी क्यों हरकत में आ जाती है? इसका जवाब बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह, बड़ा साफ है कि हिंदू इंतहा पसंद नज़रिया एक ऐसे भारत का ख्वाब देखता है जहां मुसलमान सिर्फ मजदूर हों, तालीम, ताकत और इख्तियार हिंदू के पास हो, और अक़लियतों की जो कामयाबी है उसको बाकायदा साजिश का नाम दे दिया जाता है। और यही वजह है कि एक मेडिकल कॉलेज जो इंसानी जाने बचाने वाले डॉक्टर तैयार करने वाला था बंद कर दिया गया। इसी पस मंज़र में साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन की आलमी इंसानी हुकूक रिपोर्ट एक लर्जा खेज तस्वीर पेश करती है। 2025 के दौरान भारत में मावरा अदालत कार्रवाइयों में 50 मुसलमान शहीद किए गए। हिंदुत्व इंतहा पसंद जो अनासिर है उनके हाथों 23, और हिंदू इंतहा पसंद हमलों में 27 मुसलमान शहीद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम मुखालिफ जो तकारीर हैं उनके नतीजे में 13 रियासतों में 26 से ज़्यादा मुनज़्ज़म इज्तिमाई तशद्दुद के वाक़यात हुए, और मजहबी बुनियादों पर सबसे ज़्यादा कत्ल उत्तर प्रदेश में हुए जहाँ पे 6 मुसलमान शहीद कर दिए गए। गाय के नाम पर तशद्दुद के वाक़यात में 9 मुसलमानों को शहीद किया गया। गाय के नाम पर 3 अफराद को शदीद तशद्दुद के बाद खुदकुशी पर मजबूर कर दिया गया। रिपोर्ट क्या बताती है कि मकबूजा कश्मीर, आसाम, उत्तर प्रदेश और दीगर इलाकों में 17 से ज़ायद मुसलमान और बच्चे रियासती दरिंदगी का निशाना बने, जबकि 4000 से ज़ायद बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को गैर कानूनी तौर पर भारत से बेदखल कर दिया गया। ये एदाद शुमार महज नंबर्स नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म रियासती पॉलिसी की निशानदेही करते हैं जिसमें मुसलमान होना खुद एक जुर्म बनता जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की बंदिश और भारत भर में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ता हुआ तशद्दुद एक ही जंजीर की कड़ियाँ हैं। ये जंजीर हिंदुत्व नज़रिए और रियासती सरपरस्ती से मिलकर तैयार की गई है। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसान होने का मसला है। भारत और इंसानियत शायद दो अलग चीज़ें बन चुके हैं। यही आज का भारत है जहाँ पे मुसलमान डॉक्टर बने तो शक, मुसलमान जज बने तो शोर, मुसलमान प्रोफेसर बने तो साजिश, और मुसलमान तालिब इल्म कामयाब हो तो कॉलेज ही बंद करवा दिया जाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।